है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है नहीं। तो वी स्टार्ट टॉपिक, ओके, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, वी हैव स्टडीड अबाउट द यूनिट वेक्टर, है ना, कि हमने जो चीज पढ़ी थी, वी हैव स्टडीड अबाउट द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, बेसिकली आपका 1 होता है ना, कि ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसको निकालने का तरीका होता है कि वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और आपने बोला था कि भाई 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, है ना, जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप डिनोट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो जे कैप डिनोट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और के कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट एक्सिस वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, है ना, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, है ना। तो आज भी हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की ही थोड़ी सी, लेकिन अब हम 3D वेक्टर्स की बात करेंगे। अब तक हम 2D वेक्टर की बात करते थे, तो अब हम आ जाएंगे 3D वेक्टर की, है ना, कि भाई वेक्टर अगर 3D वेक्टर हो, अब तक आपने जेड को तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था ना, अब तक सिर्फ किसकी आप बात करते थे, आई कैप और जे कैप की, है ना, कॉन्सेप्ट हालांकि सेम है ना। तो 3D वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, एक्स आई कैप प्लस आपका हो जाएगा वाई जे कैप, या इसको एक्स वाई जेड के टर्म्स में नहीं लिख के आप इस तरह से लिख दो कि ए वेक्टर आपका हो जाएगा, है ना, ए एक्स आई कैप प्लस आपका हो जाएगा ए वाई जे कैप, और ये आपका हो जाएगा ए जेड के कैप। ये ज्यादा अच्छा है ना, कि भाई जो भी वेक्टर उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है, और जेड कंपोनेंट क्या है, बेसिकली आपका ए जेड है ना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लेंगे, कि 3D वेक्टर को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट हम कम कर पाते हैं क्यूबॉइड बना के, है ना। किसी भी 3D चीज को शो करने के लिए यहाँ पे आप एक क्यूबॉइड बना लो ऐसे, और क्यूबॉइड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, है ना, कि ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है, इस तरह से आप 3D वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो आपने बोला ये ऑरिजिन है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, है ना, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ये आपका गया, है ना। तो मैंने बोला कि ये वेक्टर जो ए एक्स आई कैप, मतलब जो भी वेक्टर उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, मतलब ये जो चीज है वो ए एक्स हो गया, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ए एक्स हो गया। वाई कंपोनेंट क्या हो गया, बेसिकली इसका ए वाई हो गया, इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ए वाई हो जाएगा, और जेड कंपोनेंट जो होगा वो ए जेड हो जाएगा, है ना। लेंथ है ए एक्स की, लेंथ ये ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये जेड है। तो जो वेक्टर ए होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जो ये डायगोनल होगा, है ना, इस ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट आ गया, है ना। कि इसे एक्स कंपोनेंट की यहाँ भी लिख सकते थे आप ए वाई, बात एक ही है ना, कि वाई कंपोनेंट ए वाई हो जाएगा और जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ए जेड हो जाएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आई के साथ जो लगा होगा एक्स कंपोनेंट होगा, जे के साथ जो लगा है वाई कंपोनेंट होगा, और जेड के साथ जो लगा है वो के कंपोनेंट होगा, है ना। के कंपोनेंट के साथ लगा होगा जेड कंपोनेंट होगा, तो वेक्टर जो होगा वो ये वाला होगा, इस लाइन को मिलाने वाली लाइन। अब इस एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, कि भाई सारे कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके आप अंडर रूट ले लो, कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ गया, है ना। कि जैसे आप 2D में करते थे वैसे 3D में करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इसकी लेंथ आ जाएगी इस डायगोनल की, है ना। तो होता ही है कि अगर ये 1 1 1 होता तो ये √3 हो जाता। Sir, your voice is breaking a lot. नो सर, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा। ये ए का मॉड हम ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और अगर ये ए एक्स ए वाई और जेड अगर 1 1 है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसलिए आपका √3 हो जाएगा, है ना। तो सेम चीज है। अब एक चीज आ गई कि ए वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। एक टर्म यूज होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से एंगल अगर अल्फा बना रहा है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब इसके कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर ए वेक्टर ये वाई एक्सिस से कुछ बीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कॉस बीटा किसके इक्वल होगा। और अगर ये जेड एक्सिस से
ए वेक्टर अगर आपका कुछ गामा एंगल बना रहा है ये पूरा, तो इसका कॉस गामा क्या होगा, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, है ना। जैसे आपने उस टाइम 10 लिख रहे थे ना 2D वेक्टर में कि tan थीटा कितना होगा, इसमें हम 3 एंगल डिफाइन करते हैं। अल्फा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा एंगल इज द एंगल विद द वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल विद द जेड एक्सिस। तो आपको पता है कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देखो ये जो चीज होगी ये बेस हो जाएगी, और जो हाइपोटेनस होगा वो ये वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा जब भी आप लिखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, है ना, कि ये जो चीज होगी ये अब क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो यहाँ पे एक्स हो गया, है ना, और जो हाइपोटेनस होगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। तो ये आपके इसमें अगर वैल्यूज आपको पता है ना, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो कितना होगा, कि अल्फा एंगल जो बना रहा होगा वो कितना हो जाएगा। ऐसे कॉस बीटा ले लेंगे, कॉस बीटा में बेस ए वाई हो जाएगा, है ना भाई, जहां से एंगल बनता है वही तो बेस होता है। तो बेस आपका हो गया ए वाई, और जो हाइपोटेनस होगा उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ऐसे आपका कॉस गामा हो जाएगा, कॉस गामा में लिखेंगे तो कॉस गामा के लिए जो बेस होगा वो ए जेड हो जाएगा, बाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा इसके लिए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो आपको दो चीजें हैं कि वेक्टर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, और उसका डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सारे जो एंगल्स हैं उसका कॉस निकालना है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि अगर इस सारे डायरेक्शन कोसाइन को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, है ना, कि मैं डायरेक्शन कोसाइन जो साइन कॉस स्क्वायर अल्फा ले लूं, कॉस स्क्वायर मैं बीटा ले लूं, प्लस कॉस स्क्वायर अगर मैं गामा ले लूं, है ना, कि सारे को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूं तो आप देखो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके आपके 1 के, है ना। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होगा ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके आपके 1 के। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा होता है 3D वेक्टर के बारे में, हम ये कुछ चीजें जानते हैं, है ना। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो अपने आप RHS साइड पे 1 आ जाएगा, नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी जब ऐड होंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है ना। तो ये 3D वेक्टर में आपको जानना है ना, इसको आप लिख लो। ये कई क्वेश्चंस में यूज होगा ये, है ना। तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, है ना। ये आपका गया। चलो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। होप आपने, Can you wait? हाँ आप लोग बता दिया करो, मैं थोड़ा सा जल्दी में रहता हूँ। Yes, sir. ओके, है ना। ये आपका गया इस तरह से, डायरेक्शन कोसाइन का जो सम होगा वो आपका ये हो जाएगा, है ना। हाँ देखता हूँ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस क्लास है तो मेरे पास, सर्च करके मैं भेजता हूँ ग्रुप में आपको, है तो मेरे पास, वो रिकॉर्ड तो किया था मैंने, लेकिन देखता हूँ कहाँ पे है वो, है ना। ये आपका गया इस तरह से, ठीक है ना, ये आपने कर लिया इस तरह से। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं, देखो ये आपने जो पढ़ा, इसके बाद हम आ जाएंगे आपका वी स्टडी द वेक्टर अलजेब्रा, है ना, कि वेक्टर अलजेब्रा। वैसे रेगुलर क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा में मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया था, अब मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा, है ना। पूरा कंप्लीट करेंगे हम जो एससी वर्मा में दिया हुआ है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा एक अलग अलजेब्रा होता है, तो भाई अब तक जो हम 9th अब तक पढ़ते आ रहे थे ना,
वो स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्रा पढ़ते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर अलजेब्रा समथिंग डिफरेंट है। तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन, है ना, कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, वी स्टडी द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो कौन से रूल्स होते हैं, तो इसके बारे में पहले मैंने बताया था कि इसके 3 मेथड्स होते हैं, है ना, कि एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना, कि ग्राफिकल मेथड में 2 तरह के लॉ होते हैं। एक तो आपका होता है ट्रायंगल लॉ, है ना, कि एक तो आपका क्या होता है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में हम जानते ही हैं कि 2 वेक्टर अगर इस तरह से हैं, एक वेक्टर आपका ए हो गया, है ना, और दूसरा वेक्टर अगर आपका ये बी हो गया, अगर ये इस तरह से ऑर्डर में है तो जो थर्ड वेक्टर होगा, है ना, सी वेक्टर, इस ए और बी का ये सम हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ में वही है कि ट्रायंगल के 2 साइड से अगर 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो थर्ड साइड दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, है ना, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, है ना, कि ग्राफ प्लॉट करके हम इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे। इसी को हम फर्दर अगर हम 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए एक्सटेंड कर दें तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ, वी कॉल इट एज ए पॉलीगॉन लॉ, है ना। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। भाई एक वेक्टर अगर ए है ना, दूसरा वेक्टर अगर इस तरह से बी है, और तीसरा वेक्टर अगर आपने बोला सी है, और चौथा वेक्टर अगर आपका डी है ना। तो अगर इन सबका वेक्टर सम पूछा जाए तो पहले और लास्ट वाले को ज्वाइन कर देंगे हम इस तरह से, वही डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज। तो ये वेक्टर अगर ई है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे ई जो वेक्टर होगा इन सारे वेक्टर का वेक्टर सम होगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डी हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ मैंने पहले ही बताया था आपको, कि ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ पहले भी डिस्कस किया था, कि अगर ट्रायंगल के 2 साइड्स ये हैं तो सी ए प्लस बी के इक्वल होगा। पॉलीगॉन की साइड्स अगर दी हुई है तो जो क्लोजिंग साइड होगी, है ना, वो इन सब का वेक्टर सम हो जाएगी। तो ये तो मैंने एडिशन बताया। अब 2 वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। जब भी हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की तो हम सिंपल से एक वर्ड यूज कर लेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज, है ना, एडिशन ऑफ, राइट, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर को नेगेटिव करके जब ऐड कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। जैसे ए से बी को मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा, ए को तो वैसे ही प्लॉट कर दूंगा, है ना, बी को मैं उल्टा बना दूंगा, है ना, ये वेक्टर आपका माइनस बी हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन, कि जो एरो इस तरफ था उसी को उल्टा बना दो तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर होगा, थर्ड जो वेक्टर होगा, अब ये वेक्टर ए माइनस बी हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में कोई अलग लॉ नहीं होता है, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर ही क्या होता है, इसलिए आपका सब्ट्रैक्शन होता है। नेगेटिव वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मेथड होता है वी कॉल इट एज ए ग्राफिकल मेथड, है ना। ऐसे एक मेथड होता है उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। वैसे तो 3 मेथड्स हैं लेकिन अभी मैं 2 बता रहा हूँ, एक अलग एक्स्ट्रा से बताऊंगा, है ना। एक मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, है ना। एनालिटिकल मेथड का मतलब आपको फॉर्मूला चाहिए, है ना। इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर एडिशन के कौन सा लॉ हो जाएगा, इसलिए आपका पैरेललोग्राम। तो इसमें भी आप जानते हो कि अगर पैरेललोग्राम की 2 साइड्स 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे, है ना, एक वेक्टर आपका ये ए है और ये वेक्टर अगर बी है ना, तो पैरेललोग्राम लाने के लिए हम ए वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर देंगे ऐसे, है ना, और बी वेक्टर आपका ये हो जाएगा। तो इसका जो वेक्टर सम या रिजल्टेंट होगा, है ना, इसका वेक्टर सम या रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल हो जाएगा आपका, ये वो ट्रायंगल लॉ ही है कि अगर ये ये बी वेक्टर साथ साथ में। तो ये जो चीज होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट या सर चीज होती है, आप लोग बेटा। सर पैरेललोग्राम के दोनों पैरेलल साइड्स में दोनों ही तो बी होगा या बी और सी। सॉरी ये बी होगा, हाँ
बी होगा, है ना, कि भाई बी का पैरेलल ये बी हो गया और ए का पैरेलल ये ए हो गया, तो एक आपने पैरेललोग्राम बना लिया, तो जो इसका डायगोनल होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल से हम बोलेंगे कि आर जो होगा दिस इज सिंपल इक्वल टू द ए प्लस बी, है ना। आर को कई बार हम रिजल्टेंट वर्ड से भी यूज करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे निकालना है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कि आप निकालना चाहते हो अगर इन दोनों ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो, है ना, ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा है तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका जस्ट एक फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे या अगर आप ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, है ना, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। जस्ट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा। इसकी लेंथ ही तो मुझे निकालनी है, तो अगर ए और बी की लेंथ मुझे पता है तो मैं इसकी रिजल्टेंट की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगी। और ये रिजल्टेंट ए से कुछ अल्फा एंगल बना रहा होगा, है ना, ये पहले सारा बता चुका हूं मैं। अगर ये ए अल्फा कुछ एंगल बना रहा होगा तो यहां से हम tan अल्फा लिख सकते हैं, और इस tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी cos थीटा, है ना। अल्फा हो जाएगा एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड ए, कि अल्फा आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन, है ना, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, वो निकाल लिया हमने। तो अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस से आपका ये आ गया। तो जस्ट दो फॉर्मूले आ गए, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी बेसिकली आपकी ये हो जाएगी। मतलब सारा कुछ डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, राइट। लिख लो आप इसे। तो ग्राफिकल एंड एनालिटिकल दो मेथड है। सर tan अल्फा में b sin थीटा अपॉन a cos थीटा क्यों नहीं आया, सिर्फ a प्लस b क्यों आया? वो एक्चुअली फिर मैं अभी ड्राइव कर देता हूँ, इसको ड्राइव कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको लिख लो आप, आई विल डिराइव इट, कि भाई कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, है ना। इसका डेरिवेशन भी होता है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया डायरेक्ट आपको, इसका डेरिवेशन भी होता है, बता देता हूँ मैं आपको। है ना, ये आपका गया इस तरह से। तो इसका डेरिवेशन हम इस तरह से कर लेंगे कि अगर इसका आप डेरिवेशन करोगे ना तो इसी ट्राइंगल को आप ऐसा बना लो कि जैसे पैरेललोग्राम था, ये आपका आ गया इस तरह से, है ना, और ये आपका बी हो गया कुछ, है ना, कि ए है और ये बी है। अभी मैं, तो आपने बोला कि ये भी चीज पैरेलल शिफ्ट किया तो ये भी बी हो जाएगा, और पैरेलली शिफ्ट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ए हो जाएगा। और ये एंगल मैंने बोला थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना। तो बी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसी को मैं फर्दर ऐसा बना सकता हूँ, ये तो ए है, ए के आगे एक वेक्टर आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे बी cos थीटा, हो जाएगा ना। इस बी का कंपोनेंट, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला कितना हो जाएगा, बी cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका बी sin थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। और ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा जो आपको निकालना है ना, ये चीज आपकी, है ना। तो आप देखो ये ए हो गया, ये बी cos थीटा हो गया, और ये जो चीज हो गई वो क्या हो गया, इसलिए आपका रिजल्टेंट हो गई, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि ये अगर एंगल मुझे अल्फा निकालना है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, है ना। जब मैं tan अल्फा यहाँ पे निकालूंगा तो परपेंडिकुलर तो बी sin थीटा हो गया ना, और ये बेस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का तो ए है, इसके आगे बी cos थीटा है, तो ये पूरा ए प्लस बी cos थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी cos थीटा, है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू यही होती है। ये जस्ट हम मेमोराइज कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा tan अल्फा, अगर ये आपका बी cos थीटा हो गया और ये आपका बी sin थीटा हो गया तो tan अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। तो ये चीज आ गई। तो ये तो मैंने क्या किया, a प्लस बी निकाला। इसी में अगर आपसे कोई पूछे कि a माइनस बी क्या होगा,
तो a माइनस बी आपको पता है कि जैसे ये a वेक्टर है ना, और ये अगर वेक्टर b है, तो एक डायगोनल अगर a प्लस बी होता है तो दूसरा डायगोनल a माइनस बी होता है ना, कि जैसे ये है, ये आपका आ गया। तो जैसे आपने बोला कि ये वाला डायगोनल अगर a प्लस बी है, तो ये वाला जो डायगोनल होगा इन दोनों का डिफरेंस होता है a माइनस बी, है ना। ये जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका a माइनस बी हो जाएगा। और वही चीज है इसमें, हम क्या करेंगे, इफ एंगल बिटवीन, अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, है ना, जो कि आपने ये वाला एंगल लिया हुआ है। तो अगर मैं ये निकालूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस बी का मतलब हो जाएगा कि अगर ये बी वेक्टर है तो इसी को उल्टा करूंगा तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब वही है कि जहां भी फॉर्मूला में आप a प्लस बी में थीटा यूज कर रहे थे, वहां पे 180 माइनस थीटा यूज करोगे। लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, तो जस्ट आपका ये फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा। क्योंकि ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। एंगल में भी ऐसे ही आ जाएगा कि अगर मुझे एंगल निकालना है कि भाई रिजल्टेंट का ए के साथ अब एंगल कितना होगा, tan अल्फा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे b साइन 180 माइनस थीटा बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। जहां भी थीटा यूज कर रहे थे a प्लस बी के लिए, है ना, वहां पे आपको 180 माइनस थीटा यूज करना है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये तो आपका b साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा आ गया, है ना। तो जब डिफरेंस लेंगे ना तो हर जगह पे साइन बस चेंज हो रहा है, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ ही माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो वो ध्यान रखना है कि क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ए और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना। तो इस किसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, है ना, लिख लो आप इसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाला तो फिर सर इसमें 180 कहाँ गया? बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ लिखा था मैंने 180 माइनस थीटा। यस सर सर ये तो खाली माइनस थीटा में चेंज हो गया। हाँ, कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। जो Because cos 180 is equal to -1. है ना, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू जो होता है ना, ये आपका साइन थीटा के इक्वल ही होता है, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। ओके सर। ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, इसको ध्यान रखना आप इसमें, है ना। तो इसी से इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, बस यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, यहाँ प्लस जो साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है ना। ये आपका आ गया सही। तो ये होता है एनालिटिकल मेथड। दो मेथड आपके पास आ गए, एक तो आपका ग्राफिकल था और दूसरा आपका एनालिटिकल हो गया। एक तीसरा मेथड भी होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर मेथड। जो इसका थर्ड मेथड होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर मेथड। ये तो एकदम आसान है,
कि अगर सारी चीजें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दी हुई हैं फिर तो सिंपल ऐड हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि कोई ए वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो दी हुई है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और जो बी वेक्टर दिया हुआ है आपको, है ना, ये आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो सिंपल से अगर मुझे ए प्लस बी निकालना है ना, कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स के साथ आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा, के वाला के साथ ऐड होगा। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो सिंपल से हो जाएगी, है ना, कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप, है ना, प्लस आपका ये भी चीज जो होगी ये कैपिटल ए लिख लो आप इसे भी, कैपिटल ए वाई कैपिटल ए जेड, है ना, ए वाई प्लस बी वाई प्लस आपका ये बी ए वाई हो जाएगा, सॉरी इसको हटा दो आपसे। जैसे ए प्लस बी अगर हम लिखें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी, तो आई वाला आई के साथ ऐड होगा, मतलब ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में आई आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, साथ में जे आ जाएगा, और ए जेड प्लस बी जेड, है ना, साथ में के आ गया। तो हम, ये बड़ा अच्छा मेथड होता है कि सबको आई कैप जे कैप के टर्म्स में ले आओ और सिंपल ऐड कर दो। इसी में अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए माइनस बी, ये कितना होगा, तो जस्ट जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स माइनस बी एक्स हो जाएगा आई कैप, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, है ना। इसके एग्जाम्पल अभी हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये मेथड आपको किस तरह से यूज करना है, के कैप। तो सबको आई कैप जे कैप के फॉर्म में ले आओ और सिंपल प्लस एंड माइनस कर देंगे, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर मेथड, है ना, कि दिस इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर मेथड। तो 3 मेथड्स आपके, सर प्लीज डोंट रिमूव। हाँ नहीं रिमूव नहीं कर रहा हूँ ऐसे, लिख लो ऐसे। तो ये मेथड मैंने पहले नहीं बताया था आपको, बाकी दोनों तो पहले बताए थे, तो उस टाइम आई कैप जे कैप का हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा था ना, इसलिए डिस्कस नहीं किया था मैंने आपको। ठीक है, ये आपका आ गया। तो जस्ट मैंने यहाँ पे इसमें सर सर जस्ट अ मिनट मोर। सिंपल चीजें प्लस या क्या होंगी, माइनस होंगी, है ना। ये जस्ट हमने डिस्कस किया, है ना, कि सबसे पहले मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बता दिया क्या होता है, फिर आपका आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर के ग्राफिकल, एनालिटिकल में पैरेललोग्राम आ गया कि प्लस एंड माइनस कैसे करेंगे हम, है ना, तो प्लस करेंगे तो क्या लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या लेंगे, तो प्लस और माइनस में वही है कि माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है, और फिर मैंने यूनिट वेक्टर मेथड बता दिया आपको, है ना। तो इसी के बेसिस पे वी गो फॉर फ्यू न्यूमेरिकल्स जो कि सिर्फ एस सी वर्मा के होंगे। आज के बाद एस सी वर्मा के अलावा दूसरी बुक्स के कोई न्यूमेरिकल्स में दूंगा ही नहीं आपको, और आप भी सिर्फ उसी को सॉल्व करोगे, नहीं तो अननेसरी ना वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपने एक बुक फिक्स की है तो उसी को कंप्लीट करना आपका एम होना चाहिए, है ना, सेम करेंगे ऐसे, है ना। तो देखता हूँ मैं, कोई क्वेश्चंस देता हूँ आपको मैं।
वेट फॉर अ मोमेंट, बीच में मीटिंग ऑफ हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना आप लोग। Okay, you can go for this question. जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ। भाई टू वेक्टर्स होते हैं तो हम पैरेललोग्राम ही यूज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर यूजली हम दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। दोनों का आंसर बताना एक साथ। हाँ, युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। अमन गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। संस्कृति जैन, योर आंसर इज करेक्ट। सही है। मयंक शुक्ला, सही आपका आंसर है। हाँ, अक्षत गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। यूनिट वेक्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले ही पढ़ाया था मैंने। मेन यूनिट वेक्टर के ही क्वेश्चन ज्यादा आज करेंगे हम, जिससे कि उसमें आपको कमांड आ जाए।
हाँ अनन्या सही है आपका आंसर। हाँ ऋषित सही होगा, आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, वो भी सही है।